हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इधर पाकिस्तान में अमेरिकी ईरानी डेलीगेशन का इंतजार। उधर पर्दे के पीछे IRGC ने चल दी बहुत बड़ी चाल है। पाकिस्तान ईरान जा तो रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़े इस बार प्लानिंग के तहत जा रहा है। बताएंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब करेगा ईरान। दोस्तों उधर आपको बताएंगे ईरान की तरफ से अरागची जा रहे हैं पाकिस्तान, तो वहीं अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने अपने दामाद को भेज दिया पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इस बार JD वेंस का काट दिया पत्ता। बताएंगे इस्लामाबाद में क्या इस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और ईरान के प्रतिनिधिमंडल आपस में करेंगे मुलाकात, क्या आपस में करेंगे बातचीत, क्या है ईरान का प्लान। दोस्तों अचानक से कैसे पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू हुई, कैसे ईरान मान गया, जानकर आप वाकई में चौंकने वाले हैं, क्योंकि इस बार ईरान का कुछ अलग ही प्लान है, इसीलिए वो पाकिस्तान जा रहा है। तो वहीं भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को क्यों बार बार गले लगा रहा है अमेरिका। इजरायली एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा खुलासा, दे दी जानकारी, कह दिया कि क्यों पाकिस्तान से लगाव बढ़ा रहा है अमेरिका, क्या पाकिस्तान का कर रहा है इस्तेमाल, क्या है जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों उधर आखिर ऐसा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिख दिया जिसे आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में छपने ही नहीं दिया। बताएंगे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। तो वहीं दोस्तों राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। ऐसे में अन्ना हजारे ने केजरीवाल को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। दोस्तों बताएंगे क्या कहा अन्ना हजारे ने, तो वहीं बताएंगे क्या उल्टा पड़ सकता है राघव चड्ढा का दांव, क्या है आम आदमी पार्टी की अयोग्य करने वाली मांग, तो वहीं क्या होने वाला है बंगाल में, एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत को नहीं है पाकिस्तान की तरह चापलूसी करने की आदत, अमेरिका भारत के साथ रहे चाहे ना रहे, भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत हर मुकाम अपने दम पर हासिल करता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा है। अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन का इंतजार किया जा रहा है। आम लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत के बाद पाकिस्तान का यह दावा है कि ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। इसमें भी खास बात यह है कि उस डेलीगेशन का नेतृत्व खुद अरागची कर सकते हैं। आपको बता दें कैसे पाकिस्तान में अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन का इंतजार हो रहा है और उधर पर्दे के पीछे IRGC बहुत बड़ी चालें चल रहा है। बता दें ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने जानकारी दी है कि अरागची असल में 3 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। पहले वो पाकिस्तान जाएंगे, फिर ओमान और फिर रूस जाने का प्लान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अरागची क्या पाकिस्तान में अमेरिकी प्रतिनिधियों से दूसरे राउंड की शांति वार्ता करेंगे, क्योंकि खबरें ये हैं कि आज ही अमेरिका से ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ एक प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। दोस्तों इस डेलीगेशन में और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जब अमेरिका और ईरान दोनों के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में मौजूद होंगे तब क्या दोनों देशों में शांति का रास्ता निकालने को लेकर दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। इस पर अल जजीरा ने एक सीनियर ईरानी सूत्र के हवाले से रिपोर्ट दी है। अरागची अमेरिकी प्रतिनिधियों से नहीं मिलेंगे, ये रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों कि ये आमने सामने नहीं मिलने वाले। इस बीच ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बड़ी खबर यह है कि तेहरान में आंतरिक मतभेदों के कारण संसद अध्यक्ष कालीबाफ ने शांति वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। कट्टरपंथी रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ सईद जलीली या फिर विदेश मंत्री अरागची को उनके संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। यानी आज का दिन अमेरिका ईरान तनाव में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान देरी कर रहा है, हमें नहीं पता किससे बात करें, उन्हें पता है कि इस देश में नेता कौन है, हमें नहीं पता ईरान में नेता कौन है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, खामेनेई और टीम के अन्य लोग मारे जा चुके हैं, दूसरा ग्रुप आया और वो भी मारा गया, अब तीसरा ग्रुप है और उन्हें भी जाने की चिंता है। दरअसल ट्रंप पिछली बार की वार्ता विफल होने के बाद दुविधा में है दोस्तों, संकट में है। अमेरिका को यकीन था कि ईरान इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ बातचीत करके अपने ऊपर मंडराते हुए युद्ध के खतरे को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका को इंतजार करवाकर सबको चौंका दिया। इसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ईरान में फैसला कौन ले रहा है। तो आपको बता दें
ईरान की शक्ति का असली केंद्र अब सरकार या सुप्रीम लीडर नहीं है। ईरान की शक्ति का केंद्र है IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। जी हाँ दोस्तों, ईरान के फैसले IRGC का कमांडर ले रहा है। माना ये जा रहा है दोस्तों, अब आप गौर करिएगा बात पर, माना ये जा रहा है कि सोमवार को जो देरी हुई वो मुज्तबा खामेनेई का नहीं बल्कि अहमद वाहिदी का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अहमद वाहिदी डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को टेस्ट कर रहे थे। वाहिदी का मानना है कि जब तक अमेरिका रक्षात्मक मुद्रा में नहीं आता तब तक ईरानी प्रतिनिधिमंडल का पाकिस्तान जाना कमजोरी माना जाएगा। यही वजह है कि वाहिदी ने वार्ताकारों को तब तक रोके रखा जब तक कि दबाव चरम पर नहीं पहुंच गया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल अंतिम समय तक रुका रहा क्योंकि उसे IRGC की मंजूरी का इंतजार था। सिर्फ मंजूरी ही नहीं बल्कि शर्तें भी यहीं से तय हो रही थी। ईरानी वार्ताकारों पर दबाव था कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं करता तब तक बातचीत की टेबल पर बैठना ही नहीं है। जी हाँ, अब भी अहमद वाहिदी ये फैसला कर रहे हैं कि ईरानी वार्ताकार जाएंगे या नहीं, इसीलिए ट्रंप बेचैन हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा पर्दे के पीछे खेला है जो IRGC अमेरिका के लिए खेल रहा है। दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस फिलहाल इस यात्रा में शामिल होने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, यानी JD वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि अगर वार्ता में प्रगति होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि JD वेंस इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहेंगे। पहले ग्राउंड रियलिटी लिया जाएगा दोस्तों, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद को इस बातचीत के लिए भेजा है कि जाकर माहौल बनाओ। अगर माहौल बनता है तो 4 चांद लगाने JD वेंस जाएगा या फिर मैं खुद जाऊंगा, यानी ट्रंप खुद इस वार्ता के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान ओमान तो ठीक है, लेकिन युद्ध के बीच रशिया क्यों जा रहे हैं? अरागची आखिर रशिया उनका जाने का क्या मतलब है? बता दे, पाकिस्तान के साथ ओमान भी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ है और इन देशों में अरागची का दौरा बहुत ज्यादा जरूरी है, अहम है। लेकिन अरागची युद्ध के बीच रशिया क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब है अमेरिका के साथ संघर्ष के दौरान रशिया ईरान का एक अहम कूटनीतिक सहयोगी बना हुआ है। रूस कई बार ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने की पेशकश कर चुका है। रशिया ने प्रस्ताव दिया है कि वो ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अपनी जमीन पर सुरक्षित रख सकता है। युद्ध खत्म करने के लिए ईरान का संवर्धित यूरेनियम सौंपना अमेरिका की प्रमुख मांगों में से एक है। रूस के इस प्रस्ताव को हालांकि अमेरिका स्वीकार नहीं रहा है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप नहीं चाहते कि परमाणु शक्ति रशिया को इस क्षेत्र में और अधिक ताकत मिले। वहीं अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि वक्त खत्म होने से पहले एक समझौता करने का ईरान के पास ये ऐतिहासिक मौका है। अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचने के लिए बेचैन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को दोहराया कि वॉशिंगटन के पास दुनिया भर का वक्त है। हेगसेथ ने कहा, मुझे बस इतना कहना है कि वे सार्थक और सत्यापित किए जा सकने वाले तरीकों से परमाणु हथियार बनाना छोड़ दे। हालांकि अमेरिकी रक्षा सचिव ने हॉर्मुज स्ट्रेट की चल रही नाकेबंदी के मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई और कहा है कि यह जब तक जरूरी होगा तब तक जारी रहेगा। ये एक ऐसा रुख है जिससे ईरान के साथ बातचीत और ज्यादा पेचीदा होने की संभावना है, क्योंकि ईरान ने नाकेबंदी हटाने को बातचीत फिर से शुरू करने की एक शर्त बना रखा है। अब दोस्तों, तीसरा सवाल यही है कि जब ईरान ने कहा था कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान जाकर, तो फिर दोस्तों जब अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई है तो फिर ईरान पाकिस्तान की यात्रा पर क्यों जा रहा है? क्यों वो वहां पर जाकर के अमेरिकी गुटों से बात करेगा? अगर ईरान को अपने बातों पर रहना है, अपनी जुबान पर रहना है, तो फिर जब तक अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक ईरान को नहीं जाना चाहिए। तो फिर ईरान कैसे अपने बयान से ही दब गया? ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में सिर्फ और सिर्फ समय का सिक्का चलता है, ना कि जुबान का। आज अगर किसी ने किसी देश ने कुछ कहा है दोस्तों, तो ये बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए कि वो वैसा ही करेगा। ऐसा हो सकता है कि समय बदलते ही वो अपना बात भी बदल दे, जैसा कि ईरान से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ईरान भी वही कर रहा है जो ट्रंप दोगलेबाजी वाला बयान देता है। ठीक वैसा ही दोस्तों ईरान भी अब अपनी बात से, अपने बयान से मुकरता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज भी नाकेबंदी जारी है अमेरिका की हॉर्मुज में और ईरान पहुंच रहा है पाकिस्तान। अब आप देखिए, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत जैसा तटस्थ देश और बातों का पक्का देश है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सामने लाइक का बटन दोस्तों अभी तक नहीं दबाया है, इस बटन को तो जरूर दबा दीजिएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला, प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। अब बात करते हैं अगली बेहतरीन खबर की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के भारत को नरक वाले बयान पर अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन हुई नाराज। दिया तगड़ा जवाब, कह दिया भारत की मिट्टी दुनिया को आगे बढ़ा रही है, भारत नरक नहीं बल्कि स्वर्ग है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें ट्रंप ने रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के एक कार्यक्रम से जुड़े सिटीजनशिप के मुद्दे पर भारत और चीन को हेल होल यानी नरक कहा था। इस बीच मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भारत का समर्थन किया। उन्होंने इंडियन
अमेरिकन और एशियन अमेरिकन समुदाय की अहम भूमिका को बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग अमेरिका की ताकत का एक जरूरी हिस्सा है। मिलवेन ने एक पोस्ट में भारत और चीन के बारे में कही गई नकारात्मक बातों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध और दुनिया में इनकी बड़ी अहमियत है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने खुद भारत और चीन में परफॉर्मेंस दिया है और इन दोनों संस्कृतियों से उन्हें बहुत लगाव है। उन्होंने अपने संदेश में इंडियन अमेरिकन और एशियन अमेरिकन लोगों से कहा है कि वे अमेरिका को बेहतर बनाने में अहम योगदान देते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये देश नरक नहीं बल्कि एक ऐसी जमीन है जो दुनिया को आगे बढ़ाती है। इस विवाद के बीच मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने भी वीडियो शेयर किया जिसमें महाराष्ट्र की संस्कृति और सुंदरता को दिखाया गया। इस वीडियो में मुंबई की व्यस्त जिंदगी, गणेश चतुर्थी जी का उत्सव, सतारा के शांत इलाके और खानदेशी की तापी नदी घाटी को दिखाया। वीडियो के साथ मजाकिया अंदाज में लिखा गया कि ये ट्रंप के लिए एक कल्चरल डिटॉक्स हो सकता है। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने माइकल सैवेज के एक पॉडकास्ट का वीडियो और उसका ट्रांसक्रिप्ट दोबारा शेयर किया जिसमें भारत और चीन और कुछ अन्य देशों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जहां बाद में 24 घंटे से पहले ही ट्रंप ने अपना बयान बदल दिया और भारत को एक महान देश बता दिया और मोदी जी को अपना सबसे बेहतरीन और अच्छा दोस्त कह दिया। यह है दोस्तों भारत की पावर, भारत की ताकत कि ट्रंप को 24 घंटे भी नहीं हुए बयान दिए और उनको अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ गया। ऐसे में असली में नर्क देश कौन सा है दोस्तों, कमेंट में लिखकर बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। लेकिन साथ ही साथ मेरा भारत महान कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, उधर आपको बता दें। इजरायली एक्सपर्ट ने किया बहुत बड़ा खुलासा, कहा भारत को नहीं लेकिन पाकिस्तान को क्यों बार बार गले लगा रहा अमेरिका। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वे लगातार पाकिस्तान को पुचकार रहे हैं। हालांकि अमेरिका के साथ संबंधों का इतिहास देखते हुए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान की आतंक समर्थक सरकार को लगातार पलकों पर बैठाए हुए है। इसका प्रमुख कारण है अमेरिका के सही और गलत में पाकिस्तान की साथ देने की नीति। अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ अमेरिका की नीतियों का समर्थन करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर वॉशिंगटन की गुड लिस्ट में आ गया है। जो देश खुद अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आयोजित कर रहा है। दोस्तों, इजरायली विशेषज्ञ शे गैल ने यूरेशियन टाइम्स में लिखे एक लेख में कहा कि अमेरिका की विदेश नीति में सबसे बड़ी गलती कोई युद्ध नहीं है, यह एक चुनाव है। इसका नाम पाकिस्तान है। ये किसी एक प्रशासन की नाकामी नहीं है, ये वॉशिंगटन की नाकामी है जो बार बार उसी भ्रम में लौटता रहा है कि क्षेत्रीय व्यवस्था एक ऐसे देश पर बनाई जा सकती है जो पहुंच, संपर्क और आवश्यकता पड़ने पर सेना के जनरल को देता है, भले ही वो भरोसेमंद ना हो। हर पीढ़ी में पाकिस्तान ने ही वही प्रस्ताव दिया, हमारे कामों पर पर्दा डालो और हम तुम्हारे संकट को संभाल लेंगे। हर पीढ़ी में अमेरिका ने इसे मान लिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ने आखिरकार पाकिस्तान को ही क्यों चुना। तो आपको बता दें, अमेरिका को एक आज्ञाकारी देश चाहिए था जो उसके हर आदेश का पालन करे, जो उसके हर एक इशारे पर काम करे। पाकिस्तान ने ऐसा किया भी। इस कारण पाकिस्तान में सेना शक्तिशाली होती चली गई और नागरिक शासन का पतन हो गया। इसका प्रभाव आज तक देखा जा सकता है। पाकिस्तान कभी भी बिना किसी रुकावट के लोकतंत्र नहीं रहा। वो हमेशा से और आज भी सेना के दबदबे वाला एक बिखरा हुआ नागरिक शासन रहा है। आज भी वहाँ सेना की पसंदीदा पार्टी ही सत्ता में आती है। पाकिस्तानी सेना ही चुनावों, सरकारों और नीतियों को तय करती है। अमेरिका के सामने संस्थाओं और सेना के जनरलों में से किसी एक को चुनने का विकल्प था, उसने जनरलों को चुना और यही वजह है कि अब पाकिस्तान अमेरिका के हर एक इशारों पर काम कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के हर एक अपराधों को अमेरिका ने नजरअंदाज कर दिया। उसको पता है कि पाकिस्तान ही वो देश है जिसको वो अपनी उंगलियों पर नचा सकता है और फायदा लूट सकता है। भारत पाकिस्तान की तरह बेवकूफ नहीं। अमेरिका को पता है कि भारत को हम जो भी आदेश देंगे भारत उस पर विचार करेगा, अगर उसको सही लगेगा तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज भारत एक स्वतंत्र देश है और वो स्वतंत्र फैसले लेगा, अमेरिका की किसी भी नीति को नहीं मानेगा। बस यही वजह है दोस्तों कि आज अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि भारत को छोड़कर पाकिस्तान को बार बार अब गले लगा रहा है अमेरिका। आपकी इस पर क्या राय है अवश्य कमेंट कीजिएगा, वहीं बता दें। साथ ही देशों को सजा देने की तैयारी में है अमेरिका, कह रहा है नाटो से इस देश को हटाओ। साथ में ब्रिटेन पर भी है नजर। जी हां, पश्चिम एशिया का संकट भले ही अभी थमा ना हो लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में साथ न देने वाले नाटो देशों को सजा देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पेंटागन से सामने आई एक ईमेल में इस बात का खुलासा हुआ है कि ट्रंप प्रशासन ईरान अभियान में साथ न देने वाले नाटो देशों को सजा देने के उपायों पर विचार कर रहा है। इसके अलावा फॉकलैंड द्वीप विवाद को लेकर ब्रिटेन के दावे पर वॉशिंगटन के रुख की समीक्षा की जा रही
रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन नाटो के अन्य देशों के अलावा मुख्य रूप से स्पेन से नाराज है, क्योंकि यही वो देश है जिसने खुले तौर पर ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया था। स्पेन ने ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका को खुले तौर पर खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद ट्रंप ने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अब जबकि अमेरिका ईरान युद्ध से निकलने के कगार पर है, तो वो अब इसका हिसाब चुकता करने की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर नाराजगी है कि नाटो देशों ने अपने एयरबेसों का उपयोग करने में भी देरी की थी। इसका जवाब देने के लिए पेंटागन में इस बात की चर्चा है कि जिन देशों ने मदद करने से इनकार किया था उन्हें अब नाटो के बड़े पदों से दूर रखना है। तो वहीं आपको बता दें, आखिरकार अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा क्या लिख दिया जिसे आसिम मुनीर ने पाकिस्तान तक नहीं दिया पहुंचने, पाकिस्तान में नहीं दिया छपने। जी हाँ, अमेरिका की सबसे बड़ी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स यानी NYT ने बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी थी। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर की स्थिति के बारे में थी, खासकर पाकिस्तान में रहने वाले शिया मुसलमानों के गुस्से के बारे में थी। ये रिपोर्ट अमेरिका और दुनिया भर में छपी, लेकिन जब ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर प्रिंट होकर बिकने वाली NYT की कॉपी में जानी चाहिए थी, तो वहां से ये रिपोर्ट गायब कर दी गई। मतलब पाकिस्तान में बिकने वाली न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान और अफगानिस्तान ब्यूरो चीफ एलियन पेल्टियर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात बताई। उन्होंने लिखा कि हमारी ये रिपोर्ट अमेरिका और बाकी दुनिया में तो छपी, लेकिन पाकिस्तान के प्रिंट एडिशन से हटा दी गई और इसकी वजह बताई गई है कि यह रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर सांप्रदायिक तनाव यानी शिया और सुन्नी के बीच के टकराव को लेकर संवेदनशील है, जबकि इसके पीछे का असली कारण मुनीर का डर है। अब आपके मन में होगा कि ऐसा इस रिपोर्ट में क्या लिखा था, तो आपको बता दें। इस रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद शिया धर्म गुरुओं की एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग का मकसद था कि शिया समुदाय का गुस्सा शांत किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी के बीच बड़ा टकराव हो जाए। आसिम मुनीर ने शिया मौलवियों से बात की, उन्हें समझाया और कहा कि सब्र रखो, स्थिति कंट्रोल में है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान की एक और बड़ी समस्या भी बता रही थी। पाकिस्तान अभी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में बिचौलिया यानी मीडिएटर बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बात नहीं हो रही है। ये दोनों देश इस्लामाबाद में बैठकर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि मैं दोनों को मिला रहा हूं, मैं शांति ला रहा हूं, लेकिन अंदर से पाकिस्तान की अपनी हालत खराब है। शिया समुदाय नाराज है। अगर अंदर ही आग लगी रही तो बाहर शांति की बात कैसे करोगे? ये दोहरी मुश्किल थी जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। दोस्तों, पाकिस्तान में करीब 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के शिया समुदाय में बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसकी वजह क्या है? ईरान में ईरान के टॉप लीडरशिप और धर्मगुरुओं की हत्या हुई थी। ईरान में जब यह हुआ तो उसका असर पाकिस्तान के शियाओं पर भी पड़ा। वो गुस्से में आ गए, उन्होंने प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान सरकार को लगा कि अगर ये गुस्सा बढ़ा तो बड़ा धमाका हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर जानकारी सामने आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर हुआ है दोस्तों, जिसका चुपचाप तरीके से करवा रहे हैं वो इलाज। क्यों इस जानकारी को वो 2 महीने तक छुपाते रहे और अब जाकर के रिवील किया है। बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 18 महीने पहले प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती चरण का इलाज कराया था, मगर इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने इसे छिपाने का मुख्य कारण ईरान की ओर से होने वाली प्रोपेगेंडा को रोकना बताया। 76 वर्षीय नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वे शानदार शारीरिक स्थिति में है और इलाज के बाद समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। 2 महीने पहले उन्होंने रिपोर्ट जारी करने में देरी करने का फैसला लिया ताकि युद्ध के चरम पर यह खबर न आए और ईरानी शासन इसका फायदा उठाकर इजराइल के खिलाफ झूठी प्रचार सामग्री न फैला सके। नेतन्याहू के मुताबिक 2 साल पहले उनके डॉक्टरों ने कैंसर का पता लगाया और उसका इलाज किया। हाल ही में 2 महीने पहले यरूशलेम के हादसा अस्पताल में एक छोटे ट्यूमर का पता चला, जिसका रेडिएशन थेरेपी से सफल इलाज किया गया। अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक एहरॉन पोपोतवस्सर ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अब बीमारी पूरे तरीके से समाप्त हो चुकी है। नेतन्याहू ने अपने पोस्ट में 3 मुख्य बातें साझा की। पहला, वे भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं। दूसरा, उनकी फिटनेस बेहतरीन है। तीसरा, समस्या का पूरा समाधान हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? कांग्रेचुलेशन तो कह ही दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, मलक्का जल डमरू मद में टोल लगाने की कोई योजना नहीं। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने कर दिया ऐलान। पहले थी जानकारी कि हॉर्मुज के बाद अब मलक्का स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूला जाएगा। बता दें, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि उसकी मलक्का जल डमरू मद से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है। ये बात शुक्रवार को इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबाया युधी सादेवा ने कही। इससे पहले उन्होंने ही इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल मार्ग के जरिए कमाई करने को लेकर बयान दिया था। इससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। उनका
का ये बयान तब आया है जब ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के लिए टोल लगाने का फैसला किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई जहाजों ने हॉर्मुज को पार करने के लिए ईरान को टोल टैक्स चुकाया है। वहीं बता दें, टमाटर प्याज खाकर गुजारा कर रहे हैं हॉर्मुज नाकाबंदी में फंसे भारतीय। उन्होंने बताया कैसा है वहां पर हाल। दोस्तों, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही ये जानकारी बताई। अब जिसकी वजह से वहां कई देशों के नाविक फंस चुके हैं। इनमें भारत के नाविक भी हैं जो मुश्किल हालात में डर के बीच जी रहे हैं। भारत के नाविक अंकित यादव करीब 2.5 हफ्तों से अपने 3 साथियों के साथ ईरान के एक बंदरगाह पर जहाज में फंसे हुए हैं। अंकित के साथ भारत समेत अन्य देशों के हजारों दूसरे नाविक भी ईरानी बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। अंकित ने बताया कि उनके पास राशन काफी कम है और वो टमाटर और आलू के सहारे गुजारा कर रहे हैं। ईरान में जारी युद्ध के कारण दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि भारत की मोदी सरकार कब इन भारतीयों को यहां से वापस लाती है। दोस्तों, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारतीय मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कह दी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में जब उनसे मुस्लिम समुदाय के प्रति संघ के दृष्टिकोण पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। होसबाले ने कहा कि भारत के 99.99% मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे और वे इसी देश के मिट्टी की संतान हैं। होसबाले ने कहा कि केवल पूजा पद्धति बदल लेने से किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता या उसके पूर्वज नहीं बदल जाते। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों के पूर्वज भारतीय ही थे और वे हिंदू थे, इसीलिए भारत के लगभग सभी मुसलमान हिंदू मूल के ही वंशज है। हमारा यह मानना है कि वे हमारे समाज का अभिन्न अंग है। उन्होंने समझाया कि भले ही समय के साथ उनके धर्म या इबादत करने के तरीकों में बदलाव आया हो, लेकिन उनकी सभ्यता की जड़ें और उनकी राष्ट्रीय पहचान आज भी वही है जो सदियों पहले थी। संघ इसी विचार को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में दत्तात्रेय होसबाले के इस बयान का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या आपको भी यही लगता है जो उन्होंने कही है? क्या कहते हैं आप लोग? दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। उधर आपको बता दें, अन्ना हजारे ने केजरीवाल को ठहराया राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने का जिम्मेदार। बता दें, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाब के लोगों के साथ धोखा बताया और अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ चुका है। दोस्तों, जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर जिले में थे तब पत्रकारों ने उनसे इस मामले पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर इंसान को अपनी राय रखने का हक है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा और बाकी नेताओं को पार्टी के अंदर कोई ना कोई तकलीफ हुई होगी तभी वो निकले हैं। उन्होंने ये भी बात कही कि अगर आम आदमी पार्टी ने सही रास्ता अपनाया होता तो ये लोग पार्टी नहीं छोड़ते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी की लीडरशिप यानी पार्टी चलाने वालों की गलती है। उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई कि पार्टी सही दिशा में नहीं गई, इसीलिए ही ये नाता टूटा। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप यानी अन्ना हजारे का इशारा अरविंद केजरीवाल की ओर था। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने दिल्ली में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। चड्ढा ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के करीब 2/3 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभी 3 ही सांसदों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। आपको बता दें, यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, क्यों? दरअसल आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी। उसे बने सिर्फ 14 ही साल हुए हैं। इतने कम समय में पार्टी ने दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में सत्ता हासिल की। मौजूदा समय में फिलहाल पंजाब में सरकार है, लेकिन अब जब उसी पार्टी के राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ने की बात करें और उस पार्टी के जन्म की वजह बने अन्ना हजारे खुद कहें कि गलत ही पार्टी की है, तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आपकी क्या राय है? और राघव चड्ढा समेत जो 7 सांसद ने बीजेपी ज्वाइन करने की बात की है, हालांकि अब तक 3 ही सामने आए, लेकिन जो भी है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, इस पर आपका क्या कहना है? ये दोनों बातों पर जवाब आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं जानकारी ये भी है कि राघव चड्ढा का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। कैसे? दरअसल आम आदमी पार्टी 3 सांसदों को अयोग्य की मांग करेगी। दोस्तों, दल बदल कानून क्या है आपको बता दें। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का भय दिखाकर आपके नेताओं को तोड़ने की साजिश रची गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस के माध्यम से बीजेपी पंजाब की भगवंत मान सरकार को अस्थिर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब और पंजाब के लोगों के साथ धोखा है। पंजाब की जनता इसको कभी नहीं भूलेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नवीन ने पार्टी कार्यालय में मिठाई खिलाकर सभी का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता के लिए खास मैसेज लिखा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसको नियमों के विपरीत बता दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा व्हिप एनडी गुप्ता के अनुसार वे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र सौंपेंगे। ये तीनों नेता आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी राज्यसभा व्हिप इन्हीं 3 सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता से अभी तक खुद सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि वो इन्हें यानी राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को उच्च सदन से अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को बीजेपी में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाए। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी में शामिल होने का उनका ये फैसला संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। जिनको नहीं पता कि दल बदल कानून क्या है उनको बता दे। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून, बोले तो एंटी डिफेक्शन लॉ को 1985 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति में पार्टी बदलने वाले चलन को रोकना और जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों में स्थिरता लाना है। आसान शब्दों में अगर आपको कहें तो अगर कोई सांसद या विधायक अपनी मर्जी से उस पार्टी को छोड़ता है जिसके टिकट पर वो चुनाव जीता है या सदन में अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी सदन की सदस्यता खत्म की जा सकती है। 10वीं अनुसूची का खंड 4 कहता है कि अगर किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ टूटकर किसी अन्य दल में मिलते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता और उनकी सदस्यता बरकरार रहती है। ऐसे में दोस्तों अगर ये 2/3 सदस्य वाकई में राघव चड्ढा के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर इनमें से एक ने भी मना कर दिया दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये कानून उन पर लागू हो जाएगा और उनकी मेंबरशिप सदस्यता जा सकती है संसद की। तो ये पूरा खेल चल रहा है दोस्तों, जहां आम आदमी पार्टी इन 3 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या 2/3 से पूरे सांसद बीजेपी में ज्वाइन करेंगे? जो भी लगता हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या है इस पर राय। और राघव चड्ढा ने क्या सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन, जो भी लगता हो भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें पहले चरण की 152 में से 110 सीटें जीतने जा रहे भारतीय जनता पार्टी। जी हां, भय जा रहा है, भरोसा आ रहा है। बंगाल में अमित शाह जी का सबसे बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों के 152 सीटों पर जब परसों मतदान खत्म हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि दिल्ली से आया एक आंकड़ा पूरे बंगाल का सियासी भूगोल बदलने का संकेत देगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस आत्मविश्वास के साथ 110 सीटों पर जीत का ऐलान किया उसके पीछे डेटा और रणनीति का ऐसा खौफनाक संगम है जिसे जानकर किसी की भी धरती खिसक सकती है। वरिष्ठ विश्लेषक समीर चोंगावंकर बताते हैं कि इस बार बंगाल में 92.98% यानी टोटल राउंड ऑफ करे तो 93% का रिकॉर्ड मतदान केवल संख्या नहीं बल्कि दीदी के सिंडिकेट राज के खिलाफ जनता का आक्रोश है। अमित शाह जी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की असली कहानी उन गुप्त सर्वे और बूथ प्रबंधन में छिपी है जिसने ममता बनर्जी के अभेद्य माने जाने वाले किले की नींव हिला दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा दावा किया कि भाजपा 152 में से 110 से अधिक सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में दीदी की सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह जी ने इस रिकॉर्ड मतदान को बदलाव का संकेत बता दिया है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं और भारी मात्रा में कमेंट करके बताएगा कौन कौन बदलाव चाहता है बंगाल में, किन किन को लगता है कि बदलाव तो होकर रहना चाहिए, बहुत हुआ। इस पर आपकी जो भी राय दोस्तों अवश्य कमेंट कीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, कहीं भी आप लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि ये खबर हर किसी तक पहुंचे। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।